गुड आफ्टरनून क्लास 11th क्लास विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अति लघु प्रश्न है जो हमें पता होने चाहिए कि हमारे समाज में क्या क्या होता है। ठीक है बेटा, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है बेटा कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो बेटा धर्म जो है, धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ है बांधना। यानी धर्म जो है उन संस्कारों के प्रतिपादन से है। धर्म का मतलब होता है कि वह संस्कार जो मनुष्य को ईश्वर या अलौकिक शक्ति से जोड़ते हैं। यानी मनुष्य ईश्वर को एक दूसरे से बांधते हैं। धर्म मनुष्य की युगों युगों से विद्यमान उस श्रद्धा का नाम है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति होती है। मतलब धर्म वे संस्कार हैं जो मनुष्य और ईश्वर को एक दूसरे से बांधते हैं, ठीक। और कह सकते हैं हम कि आध्यात्मिक शक्तियों में ही विश्वास करना धर्म कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया धर्म, यानी कि धर्म वो संस्कार है जो मनुष्य और ईश्वर को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। और फिर अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास करना ही धर्म है। ये आध्यात्मिक सत्ताएं दैवीय और राक्षसी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है पारिवारिक विघटन किसे कहते हैं, ठीक है। पारिवारिक विघटन यानी कि एकता तथा निष्ठा का भंग होना। परिवार में एकता, एक दूसरे के प्रति निष्ठा की भावना, पहले के स्थापित संबंधों की समाप्ति, यानी कि जो पहले के संबंध है वो समाप्त हो जाना, ठीक। पारिवारिक चेतना का नाश और अलगाव। जब ये स्थिति परिवार में आ जाती है, ठीक है, जब परिवार में एकता नहीं रहती है, फिर एक दूसरे के प्रति सदस्य निष्ठावान नहीं रहते हैं, ठीक। और जो पहले से जो संबंध हमारे होते हैं उनमें जो है कमी आ जाती है या वो संबंध समाप्त हो जाते हैं, या फिर पारिवारिक चेतना जो हमारे अंदर अपने परिवार के प्रति जो वफादारी होती है वो समाप्त हो जाती है, तो इससे जो है पारिवारिक विघटन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पारिवारिक विघटन का अर्थ है एकता निष्ठा का भंग होना, पहले से स्थापित संबंधों की समाप्ति, पारिवारिक चेतना का नाश और अलगाव का विकास है। ये पारिवारिक विघटन कहलाता है, ठीक है बेटा। अब है आर्थिक संस्थाएं क्या होती है। तो आर्थिक संस्थाओं का बेटा समाजशास्त्र में बड़ा महत्व है, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसको जो है कई तरह की आवश्यकताएं उसको घेर लेती है। जब बच्चा होता है तो उसको पेट भरने के लिए दूध चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी समस्याएं भी जो है कई तरह की समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र और आवास। और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में संस्थाओं का जन्म होता है, ठीक है। यानी कि जो भी आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं समाज में होती हैं उन्हीं को जो है हम आर्थिक संस्थाएं कह सकते हैं। कैसे कि जब मनुष्य जिन क्रियाओं को जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है तो उन्हीं को जो है आर्थिक संस्थाएं कहा जाता है। यानी कि मनुष्य ने जो अपनी आर्थिक संस्थाएं यानी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन, वितरण, जो भी काम किया है आदान प्रदान का, वो आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत आता है। अब है बेटा पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये होती है कि जब पूंजीपति जो है अपने धन को बाजार में निवेश करते हैं, चाहे वो लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, लेकिन पूंजीपतियों का जो है बाजार में काफी बोलबाला होता है। जैसे निजीकरण जिसको हम कहते हैं कि निजीकरण में जैसे उद्योगों का निजीकरण की किसी ने पूंजीपति ने अपना उद्योग खोल दिया है तो उसमें कई सारे लोग काम भी करते हैं। तो ये जो है पूंजीवाद यही है कि मतलब सरकारी नियंत्रण जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि उदारीकरण कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो पूंजीवाद में क्या क्या खास बात होती है। पूंजीवाद में बेटा निजी संपत्ति को सबसे पहले मान्यता दी जाती है, यानी कि आप
अपनी निजी संपत्ति का बाजार में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले दूसरी विशेषता है कि पूंजीवाद में जो है प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता पाई जाती है, कंपटीशन पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग बाजार में आते हैं, अपना अपना धन कमाने के उद्देश्य से आते हैं, तो कई सारी योजनाएं भी लेके आते हैं, तो इससे जो आपस में उनमें प्रतियोगिता भी पाई जाती है। फिर पूंजीवाद में क्या होता है, अधिक पैमाने पे उत्पादन होता है, उत्पादन को प्रेरणा मिलती है। फिर इसमें क्या है कि अब पूंजीवाद में श्रमिक भी काम करते हैं, तो कहने का मतलब है कि पूंजीपति का जो है, अब पूंजीपतियों का तो दो वर्ग हो जाते हैं। समाज क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था में जो है समाज दो भागों में बढ़ जाता है, एक पूंजीपति वर्ग और एक हो जाता है श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के हाथों में आर्थिक संसाधनों पे उसका पूरा अधिकार होता है। अब श्रमिक वर्ग जिनके पास क्या होता है, खाली बेचने के लिए अपना श्रम यानी कि मेहनत बेचनी है, यानी कि जब हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो हम उसको क्या बेच रहे हैं, मेहनत बेच रहे हैं, अपने शरीर का अपना काम जो हमने उसके यहाँ किया, मेहनत की, वही हम बेच रहे हैं। तो अब क्या होता है, अब इन दोनों में संघर्ष होता है। कहने का मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उसका उत्पादन करना जो है सबसे अधिक लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। इसके लिए क्या करते हैं, श्रमिकों को संघर्ष करना पड़ता है, श्रमिकों का शोषण होता है, उनको जो है अधिक से अधिक उनसे काम लेने की कोशिश की जाती है। तो इससे क्या होता है कि अब श्रमिक भी क्या करते हैं, फिर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो है श्रमिक संघ, मजदूर संघों का निर्माण भी कर लेते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन को महत्व दिया जाता है, वर्ग संघर्ष को भी बढ़ावा मिलता है, इसमें प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन है कि परिवार को नागरिकता का क्यों कहते हैं, नागरिकता का जो प्रशिक्षण स्थल है क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है बेटा कि परिवार में हमें सबसे पहले स्नेह की शिक्षा मिलती है, प्यार प्रेम से किस तरह से आपसे सहयोग करना है उसकी शिक्षा मिलती है। सहानुभूति यानी कि दूसरे के दुख दर्द को समझना, इस बात की शिक्षा भी हमें परिवार के अंतर्गत मिलती है, क्योंकि परिवार में जो है हम घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर सहयोग की शिक्षा है, सहयोग की शिक्षा भी जो है परिवार के अंतर्गत हमें मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे परिवार के सभी सदस्य जो है एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इससे हमें किस सहयोग की प्रेरणा मिलती है। फिर आज्ञा पालन और कर्तव्य पालन, परिवार में हम देखते हैं कि जो छोटे सदस्य हैं वो बड़े सदस्यों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्यों, बड़े सदस्य जो है छोटों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, चाहे उनका ध्यान रखना मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, उनका जो है ध्यान रखना उनका कर्तव्य होता है बड़े सदस्यों का। तो बड़े छोटों के प्रति अपने कर्तव्य को रखते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, और छोटे बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चा सीखता है। फिर निस्वार्थ भाव सीखता है कि भाई परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो इस कारण जो है परिवार में निस्वार्थता की शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, अगला है बेटा संस्कृति किसे कहते हैं। संस्कृति बेटा हमारे जीवन जीने का तरीका होती है। संस्कृति हमारे, इसके अंतर्गत हमारी रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, रूढ़ियाँ ये शामिल की जाती है, जो हमारे सामाजिक जीवन में जो करती है हमारे सामाजिक जीवन को। तो संस्कृति हमारे जीवन जीने का तरीका, इसके अंतर्गत हमारा खान पान, रीति रिवाज, पहनावा, परंपराएं सब शामिल होता है। ठीक है, और इसे हम अपने परिवार से सीखते हैं, इसको सीखा हुआ व्यवहार भी हम कहते हैं, क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। ठीक, अब है बेटा सभ्यता। सभ्यता, अब सभ्यता के अंतर्गत वो चीजें आती हैं जिनको मनुष्य ने जो है अपनी सुविधाओं के लिए जिनका निर्माण किया। ठीक है, माना मनुष्य ने कोई भी चीज बनाई हो, अगर गर्मी हुई तो पंखे का निर्माण किया है, तो ये सभ्यता के अंतर्गत आती है। मकान बनाए, स्टूल, मेज, आज ठंडा पानी फ्रिज से पीते हैं, कूलर है, एसी है, तो ये अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए, जो असुविधाओं को समाप्त करने के लिए उसने बनाया। यानी कि जो संस्कृति का भौतिक पक्ष है, यानी ये चीजें किस में आती हैं, भौतिक संस्कृति में आती है। भौतिक और अभौतिक दो संस्कृतियां होती हैं, तो जो सभ्यता है संस्कृति का भौतिक पक्ष है। यानी कि हम परिभाषा में ये भी लिख सकते हैं कि संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहते हैं। जैसे संस्कृति है भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, तो भौतिक संस्कृति में जो है सभ्यता आती है और अभौतिक संस्कृति में हमारे रीति रिवाज और परंपराएं आती है। ठीक है, अब है बेटा सामाजिक मूल्य किसे कहते हैं।
तो सामाजिक मूल्य जो है समाज के प्रमुख तत्व हैं। इन्हीं मूल्यों के आधार पर हम किसी समाज की प्रगति की दिशा निर्धारित करते हैं। ये समाज जो है कितना आगे बढ़ेगा, इसमें कितनी उन्नति होगी, कितना ये पीछे जाएगा, कितना इसमें जो है परिवर्तन होंगे, ये जो है मूल्यों के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। इन्हीं मूल्यों के द्वारा व्यक्ति की क्रियाएं निर्धारित की जाती हैं तथा इससे समाज का प्रत्येक पक्ष प्रभावित होता है। और सामाजिक मूल्यों के बिना न तो समाज की कल्पना की जा सकती है और न ही भविष्य में प्रगतिशील क्रियाओं का निर्धारण संभव है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है ये सामाजिक मूल्य जो है, जैसे समाज के हमारे जो प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, मातृभूमि के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, राष्ट्रगान, ये प्रजातंत्र, ये हमारे जो है सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये हमें एकता के सूत्र में रखते हैं। हमारा एक राष्ट्रीय गान है, प्रजातंत्र है, एक जैसे अधिकार सबको मिले हैं, तो ये जो मूल्य है हमारे, ये हमें एकता के सूत्र में बांधने के लिए, मतलब काम एकता के सूत्र में बांधने का भी काम करते हैं। ठीक है, फिर है सामाजिक आदर्श। सामाजिक आदर्श किसे कहते हैं? कहने का मतलब है कि किसी समाज में व्यवहार करने के जो भी नियम होते हैं उन्हें सामाजिक आदर्श कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं आदर्शों से हमें अच्छे और बुरे, उचित और अनुचित का पता चलता है। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब है कि आदर्शों से ही हमें पता चलता है कि किससे किन परिस्थितियों में क्या करने और क्या न करने की आशा की जाती है। ठीक है, और इनका पालन न करने पर दंड दिया जाता है। यानी आदर्श जो है वो नियम है जिनसे हमारा जो समाज में हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं। यानी किसी समाज में जो हमारे व्यवहार करने के नियम है उन्हीं को आदर्श कहते हैं। लास्ट है समाजीकरण किसे कहते हैं? यानी व्यक्ति के जो सामाजिक बनने की प्रक्रिया है, व्यक्ति जब जन्म लेता है बेटा तो वो एक पशु के समान होता है। समाज में रह करके जो है वो तौर तरीके सीखता है कि समाज में जो है मुझे किस तरह का व्यवहार करना है, बड़ों के साथ बड़ों का आदर करना, छोटों को प्रेम करना, आपसी सहयोग की भावना, ये जो व्यक्ति के अंदर जो संस्कार आते हैं वो समाज के अंतर्गत ही, प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो व्यक्ति के जो है इन संस्कारों, इन भावनाओं, इन प्रक्रियाओं को सीखने को ही सामाजीकरण कहते हैं। यानी कि सामाजीकरण द्वारा व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना।